इकोनॉमिक्स इसलिए नेसेसरी है क्योंकि ये हमें लिमिटेड रिसोर्सेज के बेस्ट यूज और ह्यूमन नीड्स को समझने में मदद करता है। वेलकम टू फिक्यू एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 11th के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है सांख्यिकी, और सांख्यिकी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र क्यों आवश्यक है। ठीक है, हमने सांख्यिकी को जाना था फर्स्ट टॉपिक में कि सांख्यिकी का आवश्यक क्यों है ना, सांख्यिकी की जरूरत क्यों है अर्थशास्त्र में। अब हमको देखना है कि अर्थशास्त्र ही क्यों आवश्यक है। तो चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो अर्थशास्त्र की देखिए क्यों आवश्यक है, ये हमको पता है कि हमारे लिए अर्थशास्त्र कितना जरूरी है, इसको हम पहले भी जान चुके हैं, है ना, कि अर्थशास्त्र के बिना तो हमारा जीवन मतलब जो हमारी जीवन की चीजें, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैसे चलेगी, और हम आर्थिक क्रियाओं को चलाने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को का संचालन करने के लिए हमें अर्थशास्त्र को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा ही हमारी सारी आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। तो इसलिए हमको अर्थशास्त्र हम बहुत आवश्यक है। अब देखिए अर्थशास्त्र की 3 समस्याएं हमने जो आज पढ़ी है पहले भी, कि अर्थशास्त्र की 3 बुनियादी समस्याएं हैं, सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के कारण। देखिए हमने पहले भी इस चीज को जाना है कि हमारी आवश्यकताएं कैसी हैं, बहुत अनंत है, असीमित है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज है लिमिटेड है, बहुत कम है, और हमारे पास संसाधन बहुत कम है ना, रिसोर्सेज या संसाधन कुछ भी कह लीजिए तो बहुत कम है, लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं, इच्छाएं वो बहुत ज्यादा है और हमको कम चीजों से अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना है ना। हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास पैसे कम है, और उन कम चीजों से हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, अपनी इच्छाओं को पूरा कैसे करें। तो हमको इस अर्थशास्त्र में हम यही जानते हैं और यही पढ़ते हैं। तो जो आवश्यकताएं, समस्याएं, चलिए देखते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट इज प्रोड्यूस। समाज को यह निर्णय लेना होता है कि कौन सी वस्तुएं पैदा की जाए, उपभोक्ता वस्तुएं या पूंजी वस्तुएं, अधिक या कम मात्रा में, है ना। देखिए ये बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है कि भाई हम किस वस्तु का उत्पादन करें, कौन सी वस्तु हम उत्पादित करें जिसकी लोगों को आवश्यकता है ज्यादा। ठीक है, तो समाज का निर्णय लेना होता है कि कौन सी वस्तुएं पैदा की जाए, उपभोक्ता वस्तुएं या पूंजी वस्तुएं, है ना, पूंजी वाली वस्तुएं करें या उपभोक्ता की वस्तुएं, अधिक मात्रा में करें या कम मात्रा में करें। भाई हमें अधिक मात्रा में करना है, इसका खपत ज्यादा होगी, कि भाई ये खपत ही नहीं हो पाएगी इसकी, तो कम मात्रा में करें। तो ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि गेहूं उगाए या कपास, शिक्षा पर खर्च करें या रक्षा पर, है ना। ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या। हमारे पास चयन की समस्या तो अर्थशास्त्र में हमेशा ही रही है, सिलेक्शन की, कि क्या सिलेक्ट करें। तो गेहूं उगाए या कपास, भाई लोगों को क्या जरूरत है। देखिए पूंजी वाली हो गई कपास और उपभोक्ता वाला हो गया गेहूं, कि गेहूं भाई हमारे लिए सबके लिए जरूरी है, क्योंकि गेहूं से हमें क्या मिलता है, आटा मिलता है, और आटा से हमें रोटी मिलती है। तो हमारे सबके लिए भाई रोटी, कपड़ा और मकान, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत जरूरी है, तो रोटी तो सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, और जो कपास है उससे बहुत प्रॉफिट होना है, क्योंकि उससे कपड़े बनते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या उगाएं, किस चीज में हम पैसा लगाएं, किस चीज पे हम खर्च करें, कि हम गेहूं उगाएं या कपास, या शिक्षा जरूरी है या रक्षा जरूरी है। दोनों चीजें जरूरी है, हमारी रक्षा भी जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी है। पर हमारे लिए पहले क्या जरूरी है, और हमें पहले किस चीज पे खर्च करना है, पहले किस चीज का पे काम करना में, तो ये चीज हमने देख लिया। अब यहाँ पे कैसे उत्पादन किया जाए, ये तो हमने देखा कि किस चीज का उत्पादन किया जाए। ठीक है, अब सेकंड जो समस्या आती है, हाउ टू प्रोड्यूस। यहाँ पे हमने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस, और यहाँ पे हाउ टू, मतलब कि कैसे उत्पादन किया जाए। ठीक है, कैसे उत्पादन किया जाए। यहाँ पे क्या वाली समस्या आ गई, अब यहाँ पे आ गई कैसे। यह तय किया जाता है कि उत्पादन किस तकनीकी से हो, श्रम प्रधान हो या पूंजी प्रधान विधि से हो, संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। ठीक है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि अब हमने उत्पादन तो ठीक है, हमने तय कर लिया कि हमें इस चीज का उत्पादन करना है। अब हम ये सोच लेंगे कि भाई कैसे करें उसका उत्पादन। हमने ये तो बना लिया भाई चलो हम गेहूं का उत्पादन, पर हमको किस प्रकार करना है, कि उत्पादन किस तकनीकी से किया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी इसके लिए यूज की जाए। श्रम प्रधान हो, मतलब श्रम के द्वारा किया जाए, या पूंजी मशीनों को लगाकर किया जाए। श्रम को लगा के किया जाए तो बहुत लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा उसमें, है ना, या पूंजी प्रदान किया जाए, या मतलब मशीनों के द्वारा किया जाए। संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, हमारे पास संसाधन बहुत कम है, अब उनका उपयोग किस प्रकार से करें इनका उत्पादन करने में। मान लीजिए उदाहरण के लिए मशीनों से उत्पादन या मजदूरों से उत्पादन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई हम मशीनों से उत्पादन करें या फिर मजदूरों को लगाकर
मजदूरों मतलब उनके श्रम, मजदूरों से हम श्रम लेंगे और उनको उसके बदले पैसे मिलेंगे। तो या तो मशीनों से उत्पादन करें या श्रम, तो ये भी हमारे सामने एक समस्या आ गई। एक समस्या ही क्या उत्पादन किया जाए, दूसरी आ गई कैसे उत्पादन किया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो किसके लिए उत्पादन किया जाए, है ना, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। पहले हमने देखा क्या, कैसे, और अब आ गया किसके लिए। ठीक है, तो यह समस्या यह तय करती है कि उत्पादन जो है का लाभ किसे मिलेगा, आय का वितरण कैसे होगा, कि उत्पादन का लाभ किसे मिलेगा, है ना, जो उत्पादन हो रही है चीजें जिनको उत्पादन किया जा रहा है उसको लाभ कैसे मिलेगा, और दूसरी चीज आय का वितरण कैसे हो। जो आय का वितरण, जिसके लास्ट टॉपिक में जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने इसको पढ़ा था कि आय का वितरण कैसे किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो आय का वितरण कैसे होगा, तो उत्पादन का लाभ किसे मिलना चाहिए, किसे मिलेगा, या फिर आय का वितरण जो है वो किस प्रकार से होगा, कैसे होगा। उदाहरण के लिए अमीरों के लिए महंगी वस्तुएं या गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुएं। देखिए दो चीजें, कि अमीरों के लिए महंगी वस्तुएं हो या गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुएं। ठीक है, अमीर लोगों के पास तो भाई आवश्यक की वस्तुएं होती हैं, उनके लिए तो भाई महंगी ब्रांडेड वस्तुएं होनी चाहिए। अब यहाँ पे गरीबों के लिए क्या हो जाता है भाई, उनको तो आवश्यक की वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं जो उनके लिए, उनके जीवन चलाने के लिए बहुत जरूरी होती है, उनके दैनिक जीवन की जो डेली यूज की चीजें वो उनको नहीं मिल पाती हैं। तो किस पे किया जाए। ठीक है, आय का वितरण कैसे होगा, या अमीरों की जो महंगी वस्तुएं उनको बनाने में होगा, या गरीबों की जो आवश्यक वाली वस्तुएं हैं उनको बनाने में होगा। समस्या ये कि अमीरों के लिए महंगी वस्तुएं बनाई जाए या गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुएं। ठीक है, कि किसको ज्यादा जरूरत है, किस पे खर्च किया जाए, है ना, आय का वितरण कहाँ पे हो, अमीरों के लिए हम महंगी महंगी वस्तुओं का निर्माण करें, या जो जरूरतमंद है, जो गरीब लोग हैं जिनकी आवश्यकताओं की चीजें जिन्हें वो बनाए। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या है, ये तीनों समस्याएं अर्थव्यवस्था के सामने होती, इन्हीं का समाधान अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये तीन समस्याएं जो हमने पढ़ी, ये बहुत मतलब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये तीनों समस्याएं हमेशा ही रही हैं और हम सबके सामने आई है, और इन्हीं का जो समाधान करता है वो अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं का समाधान करना अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। क्या, कैसे, किसके लिए, तो इन तीनों समस्याओं का जो समाधान करता है वो अर्थशास्त्र के द्वारा ही हो सकता है। तो हमारे सामने जो तीन समस्याएं हैं और इन्हीं का समाधान हम किसके द्वारा करेंगे, अर्थशास्त्र की जो मुख्य उद्देश्य होता है इन समस्याओं को दूर करना, इन समस्याओं का निराकरण करना। ठीक है, अब देखते हैं क्रेता। क्रेता आपको पता है, बायर क्रेता। क्रेता वह व्यक्ति या संस्था होती है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं या सेवा खरीदती है, उसके बदले मूल्य चुकाती है। ठीक है, क्रेता कौन है, जो वस्तुओं को खरीदता है, क्रय करता है। खरीदने वाला कौन कहलाता है, क्रेता कहलाता है। मतलब कि वह व्यक्ति या संस्था होती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है, जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, वस्तु या सेवाओं को खरीदते हैं और उसके बाद बदले वो मूल्य चुकाते हैं, पैसे देते हैं। ठीक है, तो खरीदते हैं और उसके कोई आपको फ्री में तो कोई चीज देगा नहीं, आप खरीदने जाएंगे तो उसके लिए तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। दुकान में जाएंगे सामान खरीदने तो आप वहां से खरीदेंगे तो आपको पैसे देंगे। डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी, है ना। टीचर से पढ़ेंगे तो वहां भी आपको फीस देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति या संस्था कोई भी है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं का क्रय करता है, खरीदता है और उसके बदले मूल्य चुकाता है, पैसे देता है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या हो सकती है, वस्तु सेवा की मांग करता है, मूल्य का भुगतान करता है, उपभोक्ता भी हो सकता है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या, वस्तु सेवा की मांग करता है, वस्तुओं की भी मांग करता है, सेवाएं भी मांग कर सकता है, मूल्य का भुगतान करता है मतलब पैसे देता है, उसके बदले ये चीजें लेता है, उपभोक्ता भी हो सकता है, ये उपभोक्ता भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ग्राहक है, विद्यार्थी जो किताब खरीदता है, परिवार जो सब्जी खरीदता है। ठीक है, ग्राहक मान लीजिए क्या होता है, विद्यार्थी क्या खरीदने जाएगा, विद्यार्थी को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, पढ़ाई वाले स्टूडेंट को क्या जरूरत पड़ती है, किताब की पड़ती है, बुक है, पेन है, जो भी, तो वो खरीदे। परिवार ज्यादातर क्या खरीदते हैं, सब्जी खरीदेंगे, अपने किराने की वस्तुएं खरीदेंगे जो दैनिक जीवन में उनके यूज आती हैं वो चीज। ठीक है, विक्रेता कौन होता है, अब हम विक्रेता देखते हैं कि विक्रेता सेलर कौन होता है। यहाँ पे हमने देखा क्रेता और बायर, और यहाँ पे हम देखेंगे विक्रेता और सेलर। अब हमने देखा क्रेता तो खरीदने वाला हो गया, अब विक्रेता कौन होता है, जो बेचता है, जो सामान को बेचता है। ठीक है, विक्रेता वह व्यक्ति संस्था होती है जो वस्तु या सेवा बेचती है और बदले में मूल्य प्राप्त करती है। ठीक है, अब क्रेता ने क्या किया, सामान खरीदा, पैसे दिए। विक्रेता कौन हुआ, भाई अपना सामान उसने सामने वाले को बेच दिया और उससे उसने पैसे ले लिए। ठीक है, अपन में मार्केट जाते हैं तो यही करते हैं, सामान खरीदते हैं और दुकानदार को पैसे देते हैं, और दुकानदार क्या करता है, हमें सामान देता है और हमसे पैसे लेता है, तो वो विक्रेता कहलाता है। मुख्य विशेषताएं क्या, वस्तु सेवा की आपूर्ति करता है, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति करता है मतलब पूर्ति करता है, लोगों को जरूरत है और उसकी पूर्ति करता है। मूल्य प्राप्त करता है, मूल्य प्राप्त करता है
और उत्पादक या व्यापारी हो सकता है। उत्पादक भी हो सकते हैं और व्यापारी भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा ग्राहक कौन सा हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है और परिवार वाले हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, उत्पादक या व्यापारी ये दोनों ही क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। ठीक है। अब उदाहरण के लिए दुकानदार, किसान जो अनाज बेचता है, कंपनी भी अपनी वस्तुओं को बेचती है। ठीक है। दुकानदार क्या करता है, किसान है और सामान अपना अनाज बेचता है, जो उसने अनाज उगाया है, जो कृषि की खेती की है, वो बेचता है। कंपनी वाले भी अपना सामान बेचते हैं। ठीक है। कर्मचारी, अब यहाँ पे थोड़ा हम कर्मचारी के बारे में देखते हैं। कर्मचारी क्या होते हैं। कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जो किसी संस्था, कार्यालय, उद्योग या व्यक्ति के लिए कार्य करता है, उसके बदले वेतन या मजदूरी प्राप्त करता है। कर्मचारी कौन होता है भाई, जो हम किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी संस्था में काम कर रहे हैं, कार्यालय में काम कर रहे हैं, उद्योग या व्यक्ति के लिए आदि के कार्य करते हैं, उसके बदले वेतन या मजदूरी प्राप्त करता है वो, है ना। उसके बदले भाई कर्मचारी है, हम काम कर रहे हैं वहां पे, उसके बदले हमें क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं, कर्मचारी। कर्मचारी की मुख्य विशेषताएं होती है अपनी सेवाएं श्रम प्रदान करना, है ना। कर्मचारी कोई भी हो सकता है भाई, हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, संस्था में काम कर रहे हैं, किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, उद्योग के अंदर काम कर रहे हैं, हम वहाँ काम करते हैं कर्मचारी के तौर पर, वहां से हमें क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। हम अपना श्रम देते हैं, हम अपनी सेवाएं देते हैं और वो श्रम और सेवाओं के बदले हमें मूल्य मिलता है, पैसा मिलता है। बदले में वेतन मजदूरी प्राप्त करता है, वेतन भी मिलता है या मजदूरी मिलती है। नियोक्ता के निर्देशन में कार्य करता है, जो नियोक्ता होता है उसके अंडर में काम, उसके निर्देशन में ही उसका काम होता है। उत्पादन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। उत्पादन जो है, जो प्रक्रिया है, उसका महत्वपूर्ण अंग है। उदाहरण के लिए मान लीजिए शिक्षक, क्लर्क, फैक्ट्री मजदूर, कार्यालय कर्मचारी, अस्पताल स्टाफ, ये सब क्या हो सकते हैं, कर्मचारी हैं। ठीक है। शिक्षक भी कर्मचारी है, क्लर्क भी कर्मचारी है, फैक्ट्री मजदूर भी, कार्यालय कर्मचारी भी, अस्पताल का स्टाफ भी, ये सब कर्मचारी और सब अपना काम करते हैं, उसके बदले इन्हें इनके श्रम और वेतन के बदले इन्हें वेतन या मजदूरी दी जाती है। ठीक है। नियोक्ता कौन होता है। नियोक्ता वह व्यक्ति या संस्था, संगठन होता है जो कर्मचारियों को नियुक्त करता है। नियोक्ता शब्द से ही आपको समझ में नियोक्ता कौन होता है, जो नियुक्ति करता है, जो लोगों को रखता है। व्यक्ति, संस्था या संगठन होता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था हो सकती है, संगठन भी हो सकता है, जो कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, उनको रखता है, उनसे कार्य करवाता है और बदले में उन्हें वेतन या मजदूरी का भुगतान करता है। ठीक है। नियोक्ता कौन होता है, जो किसी का नियुक्ति करता है, लोगों को सिलेक्ट करता है, अपने काम के लिए रखता है, उनसे काम करवाता है और उनको उसके बदले वेतन या मजदूरी देता है, तो वो क्या कहलाता है, नियोक्ता कहलाता है। व्यक्ति, संस्था या संगठन कोई भी हो सकता है। नियोक्ता की विशेषताएं होती है, कर्मचारी की नियुक्ति करता है, ये उत्पादन या सेवा का कार्य का संचालन करता है, कर्मचारियों को वेतन मजदूरी देता है, लाभ कमाना या सेवा प्रदान करने का उद्देश्य भी है इसका। ठीक है। तो ये कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है, नियोक्ता करता है, उनको सिलेक्ट कौन करता है, नियोक्ता। उत्पादन या सेवा का कार्य का जो संचालन है वो भी नियोक्ता करता है, कर्मचारियों को वेतन मजदूरी देता है और सेवाएं, लाभ भी कमाता है और सेवाएं भी प्रदान करने का उद्देश्य इसका है। ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कारखाना मालिक है, स्कूल प्रबंधन है, कंपनी है, दुकान मालिक है और सरकारी विभाग। कारखाना मालिक है, वो भी लोगों को, कर्मचारियों को काम देता है, उसके बदले उन्हें वेतन देता है। स्कूल के प्रबंधन है, जो एक स्कूल चला रहे हैं, है ना, जो पूरा स्कूल ही चला रहे हैं, वो क्या करते हैं भाई, वहां पे भी वो कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, उनको उनसे सेवाएं लेते हैं, काम लेते हैं, उनके बदले उन्हें पैसे देते हैं। इस प्रकार कंपनी भी करती है, दुकान मालिक भी यही करता है और सरकारी विभाग भी यही करते हैं। ठीक है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं, इसके बारे में भी आप जान रहे हो। अब हमको देखिए, आगे तो हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, इसके आगे अभी हमें और चीजों को पढ़ना है और डिटेल से पढ़ना है। बस ये चैप्टर जो है वो बेसिक चीजों को आपको जानने का है ना, तो इसलिए हम इसमें बेसिक चीजों को जान रहे हैं, तभी हम आगे के चैप्टर समझ पाएंगे। देखिए, आर्थिक और गैर आर्थिक है। आर्थिक क्रियाएं, आप सबको पता है कि आर्थिक क्रियाएं होती है जो आय या धन अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, जो धन या आय अर्जित करने, कमाने के हिसाब से की जाती है। हम जब कोई क्रिया, आर्थिक क्रिया करते हैं तो किस उद्देश्य करते हैं, उसके बदले हमें पैसे मिलेंगे और उन पैसों से हम अपने आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। विशेषताएं क्या आती है, आय प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रिया क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमें इनकम मिलती, आय प्राप्त होती, इसलिए। ठीक है। उत्पादन, उपभोग और वितरण से संबंधित है। ये उत्पादन से भी संबंधित है, उपभोग से भी संबंधित है और वितरण से भी संबंधित है। इसमें उत्पादन, उपभोग और वितरण तीनों चीजें होती है। राष्ट्रीय आय में योगदान देता है। आर्थिक क्रियाएं क्या करते हैं भाई, आर्थिक क्रियाएं हम करते हैं वो हमारे नेशनल इनकम में भी योगदान देता है। राष्ट्रीय में जो हम कमाते हैं, जो हमने काम किए हैं, जो हमने आय प्राप्त की है वो। उदाहरण के लिए नौकरी करना, व्यापार करना, खेती करना, डॉक्टर या शिक्षा की सेवा देना, मजदूरी करना, ये सब आर्थिक क्रियाएं और हम सब ये सब काम इसलिए ही करते हैं। दो तीन चीजें होती है। दूसरी चीज हम आय प्राप्त करने के
पर्पज से। नौकरी हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उससे इनकम प्राप्त होती है। व्यापार हम बिजनेस क्यों करते हैं? उससे भी हमें इनकम प्राप्त होती है। खेती हम इसी पर्पज से करते हैं। डॉक्टर या शिक्षक अपनी सेवा देते हैं, उसके बदले भी उन्हें आय प्राप्त होती है। मजदूर भी मजदूरी करता है, उसके बदले भी उसे पैसे मिलते हैं। अब बिना दिए कुछ नहीं मिलता। देखिए, अर्थशास्त्र में एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बिना दिए कुछ नहीं मिलता, है ना। अर्थशास्त्र के संदर्भ में अगर हम देखें तो इस कथन का अर्थ है कि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में हर लाभ के बदले कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। ठीक है, बिना त्यागे कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी मुफ्त में नहीं होता। अर्थशास्त्र जैसे हम देखें, उत्पादन में त्याग, वस्तु पाने के लिए श्रम, समय, पूंजी या संसाधन देने पड़ते हैं। मान लीजिए आपको कोई वस्तु पानी है, प्राप्त करने, तो उसके लिए आपको श्रम, अपनी मेहनत भी लगानी पड़ेगी, समय भी देना पड़ेगा, पूंजी भी लगानी पड़ेगी, या संसाधन जो है वो देने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपको उससे लाभ मिलेगा। ठीक है। अवसर लागत, एक अवसर लागत की बात है कि एक वस्तु पाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना, है ना। अवसर लागत क्या होती है? एक वस्तु पाने के लिए आपको दूसरी, मान लीजिए आपको गेहूं उगाना है तो आपको कपास का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, इसके पहले भी हमने पढ़ा था, चॉइस की एक समस्या आती है यहाँ पे। तो आपको एक अवसर लागत, आपको ये वाली दो नौकरी आपके सामने आ गई है, दो जॉब का ऑफर आ गया, तो आपको एक को छोड़ना पड़ेगा दूसरे को पाने के लिए। तो एक अवसर लागत, एक वस्तु को पाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। आय के बदले सेवा, वेतन पाने के लिए श्रम देना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कि बिना दिए आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा और त्याग भी करना पड़ेगा। तो वेतन पाने के लिए हम श्रम देना पड़ता है। तो यहाँ पे बिना दिए अर्थशास्त्र में कुछ भी नहीं मिलता। अगर हम देखें तो उपभोग के लिए भुगतान करना, वस्तु खरीदने के लिए मूल्य देना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप वस्तु खरीदने जाते हैं दुकान में, तो क्या आपको ऐसी वस्तुएं मिल जाती, आपको उसके बदले पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में तो आपको कोई देगा नहीं। इसलिए बोला गया है कि बिना दिए कुछ भी नहीं मिलता। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत देखिए, अगर उत्पादन, आय, उपभोग, यह चक्र त्याग और विनिमय पर आधारित है। ठीक है, यह त्याग भी है इसमें और विनिमय भी है ना, वस्तुओं का एक्सचेंज करना। तो उत्पादन, आय और उपभोग, ये अब मजदूरी पाने के लिए कोई काम करते हैं, अगर हमें पैसे मिलते हैं, मजदूरी प्राप्त होती है, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ता है, तो ही तो सामने वाला हमें देगा। भाई हम किसी घर में काम कर रहे हैं, पेंट का काम कर रहे हैं, घर बनाने का काम कर रहे हैं, तो अगर हम वहां पे बना रहे हैं तो ही तो वो हमें पैसे देगा, बिना काम के तो देगा नहीं। वस्तु पाने के लिए पैसे देना पड़ता है। हमें कोई वस्तु प्राप्त करनी है, वस्तु प्राप्त करनी है, उपभोग करना वस्तु, तो पहले हमें उसको खरीदना पड़ेगा पैसे देके। ठीक है। शिक्षा पाने के लिए समय और मेहनत देना है। शिक्षा पाने के लिए हमें क्या करना है? समय भी देना है और मेहनत भी करनी है, दोनों चीज। ठीक है। निष्कर्ष क्या है कि अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत है कि बिना किसी त्याग के कोई लाभ नहीं मिलता। अर्थशास्त्र का ये मूल सिद्धांत है, याद रखिएगा, कि बिना कुछ दिए, बिना कुछ त्याग किए हमें कुछ भी नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं मिलता जब तक आप त्याग नहीं करेंगे और कुछ त्याग नहीं करेंगे और कोई चीज देंगे नहीं किसी चीज को। तो बिना दिए आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं और बिना त्याग किए भी आपको लाभ नहीं मिल सकता है। बिना दिए भी आपको कुछ मिलता, बिना लाभ किसी चीज का त्याग बिना किए आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो हमने इसमें ये देखा कि अर्थशास्त्र क्यों आवश्यक है, अर्थशास्त्र हमारे लिए कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, अर्थशास्त्र को पढ़ना क्यों जरूरी है, और हमारी आर्थिक क्रियाओं का संचालन के लिए अर्थशास्त्र कितना जरूरी है। ठीक है, पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो इसी पर डिपेंड है, इसी पर निर्भर है। तो हमने इसमें यही देखा कि क्या उत्पादन, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, कैसी कैसी हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं। और हम उपभोग, उत्पादन, वितरण के बारे में हमने पढ़ा, उपभोक्ता के बारे में पढ़ा, नियोक्ता के बारे में हमने जाना, कर्मचारी जाना, कि ये सब चीज क्यों जरूरी है और हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन सब चीजों का अध्ययन क्यों करते हैं, और इनसे ही पूरी हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका संचालन होता है। तो अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा है। तो पूरे देश को चलाने में और पूरी अर्थव्यवस्था को संचालित करने में अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह इकोनॉमिक्स के थ्रू हम बेटर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।